बहुत दिनों से मन में ख्याल आता था कि दरअसल पत्रकारिता पर हमारा विधान क्या कहता है। तो आज मैं इंटरव्यू किया हूँ एक जाने माने पत्रकार, जिन्होंने पहले तो अंग्रेजी अखबारों में और बाद में हिंदी के अखबारों में लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े रहे और करता धरता रहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ चैनलों के। उनका अध्ययन बहुत बड़ा है। नाम है उनका NK सिंह। हम लोग कहते हैं कि वो डाटा के पत्रकार हैं। तो उन्होंने बताया है वैधानिक स्थिति क्या है पत्रकारिता की, हमारे संविधान में क्या है, और धर्मनिरपेक्षता को किस तरह से हमारे संविधान ने सामने रखा है। उनसे ये भी जानेंगे इस इंटरव्यू के माध्यम से कि आजकल जो अखबारों में, यानी विशेष रूप से प्रिंट मीडिया, जो फोटोग्राफ की स्थिति बिगड़ी है, उसका मुख्य कारण क्या है और वो क्या बोले हैं, इसकी अभी चर्चा क्यों करें। मैं उस सीन में नहीं हूँ, उन्हें आपके सामने करके मैं हट जाऊंगा ताकि आप ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुने। आप चाहे पत्रकारिता से जुड़े हैं अथवा नहीं जुड़े हैं, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैं हूं जगदीश यादव और आप देख रहे हैं परफेक्ट पिक्चर चैनल। लंबे समय तक अखबारों में काम किया, देखा कि बहुत बेहतरीन प्रोफेशन है और इसमें हम बहुत तरह की सेवाएं भी कर सकते हैं, अपना जीवन यापन भी आसानी से कर सकते हैं। अब दौर बदलते गए, बहुत अच्छे दौर भी आए। टेक्नोलॉजी का असर हो या सरकार के फैसलों का असर हो, बहुत तकलीफ होना शुरू हो गई है। मेरे प्रोफेशन जो फोटो जर्नलिस्ट का है तो बेतहासा तकलीफ हो रही है। अब जो देख रहे हैं अखबार में, जो न्यूज रूम में काम करने वाले हैं, वहाँ भी दिक्कत होनी शुरू हो गई। विस्तार से जानना चाहता हूँ, जो लोग 10 साल 15 साल 12 साल 8 साल से लगे हैं, उनका सर्वाइवल के लिए क्या करना चाहिए। शब्दों पर अंकुश बारंबार सुनाई देता है, मुझे पहले भी सुना है। तस्वीरों पर अंकुश नहीं है, लेकिन तस्वीरों का उपयोग हो नहीं रहा। जगदीश जी, एक लंबा प्रश्न है और बड़ा गूढ़ प्रश्न है, तो मैं चाहूंगा कि व्यूअर को कुछ बेसिक बातें बता दें ताकि वो ये समझ ले कि आखिर पत्रकारिता होती क्या है और क्यों होती है, आखिर क्यों प्रजातंत्र में इसकी अपरिहार्यता मानी जाती है। इट हैज बिकम साइन क्वा नॉन फॉर एनी डेमोक्रेसी। आखिर ये अपरिहार्य क्यों है? इसके पीछे ये है कि प्रजातंत्र कुछ मूल चीजों से बना है। इसके 4 मूल तत्व होते हैं। पहला होता है मेजॉरिटी रूल, बहुमत का शासन। लेकिन बहुमत का शासन निर्बाध नहीं होता। बहुमत का शासन ये पहली शर्त है, लेकिन इसका दूसरा शर्त है रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पहचान। इसीलिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 से 30 तक उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिया गया है, जिसमें धार्मिक स्वायत्तता भी है, सांस्कृतिक है, शैक्षिक है, वगैरह वगैरह। बिना किसी माइनॉरिटी अधिकार के प्रोटेक्शन के आप सोच भी नहीं सकते कि वो प्रजातंत्र होगा। और इतना बड़ा ये खतरा है मेजॉरिटी रूल, अगर आप सिर्फ इतना ही समझें कि एक बार अमेरिकन डेमोक्रेसी जब संविधान बना 1789 में और अमेरिकन डेमोक्रेसी का बहुत शोर हुआ, तो फ्रांस के टॉकविल एक बहुत बड़े स्कॉलर थे और वो अचानक परेशान हुए कि अमेरिकन डेमोक्रेसी है कैसी जिसका इतना शोर है। तो वो चले गए अमेरिका, और उस समय जैक्सोनियन एरा कहा जाता है, वो जैक्सोनियन शासन का काल था। तो उन्होंने वहां के संविधान को पढ़ा और फिर लौट के आके एक आर्टिकल, फिर एक किताब लिखी, द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत का आतंक। और तब उन्होंने बताया कि ये कैसा बहुमत है भाई, जिसमें जज भी फैसला देगा तो 5-4 से देगा, तो 5 वाला सही माना जाएगा। जिसमें संसद में कोई बिल पास होना है तो 201 के मुकाबले 200 है तो 201 वाला बिल पास हो जाएगा। तो ये हर जगह मेजॉरिटी, क्या ये वास्तविक प्रजातंत्र है कि एक से अगर वो बहुमत में आ जाता है तो वो सत्य उधर चला जाएगा, वरना एक इधर हो जाता है तो सत्य इधर आ जाएगा। तो उन्होंने इसको लिखा, इस खतरे के बाद से रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, इसको प्रबल स्थान दिया गया। तो भारत में भी
यह है कि आप धार्मिक स्वतंत्रता है, आर्टिकल 25 कहता है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं और प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। यह स्वायत्ता आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। तो ये दूसरा था प्रजातंत्र में, मेजॉरिटी रूल पहला था, रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स ये दूसरा था, तीसरा था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। सरकारें विम्स पे नहीं चलेंगी कि जब आपको मर्जी आई तो आपने जो चाहा वो कर दिया, बल्कि ये चलेंगी संविधान में प्रदत्त व्यवस्थाओं के अनुरूप। ये तीसरा था। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था गवर्नेंस बाय डिस्कशन। जो गवर्नेंस होगा ये कोई साइकिल का ठेका नहीं है जो कि आपने किसी साइकिल स्टैंड वाले को दे दिया, अब वो उससे कुछ पैसा ले लिया और फिर वो जो चाहे वो साइकिल स्टैंड का रेट अपना बनाता रहे। ये साइकिल का ठेका जनता ने आपको नहीं दिया है 5 साल के लिए। तो अगर मोदी जी को जिताया है, अगर मोदी जी को 23 करोड़ वोट मिले हैं, अगर मोदी जी को 36% वोट मिले हैं देश में, तो सबसे ज्यादा है, इसलिए वो शासन तो करेंगे। लेकिन हर रोज संसद में पूछा जाएगा कि आप मणिपुर क्यों नहीं गए, ये संसद में विपक्ष पूछेगा। अब ये गवर्नेंस बाय डिस्कशन के वजह से ही पार्लियामेंट का अस्तित्व है, वरना कोई सरकार कह सकती है कि भाई पार्लियामेंट वगैरह क्या होता है, कौन आप कौन होते हैं पूछने वाले कि सड़क पे गड्ढे क्यों पड़े हैं, बच्चों को खाना मिला कि नहीं। जनता ने हमें वोट दिया है, 5 साल अब हम करें और उसके बाद जनता को जाके जवाब देंगे आप कौन होते हैं, ये कह सकती है। लेकिन नहीं, ये हर क्षण आपको हम कटघरे में रखेंगे। इसी सिद्धांत के तहत मीडिया का अस्तित्व है। हमारी सीटें और जगदीश जी आपकी सीट, खैर आप लोग तो मोबाइल रहते थे, हम लोग जब पार्लियामेंट में बैठ के नोट करते होते थे तो आप उस समय फोटो लेते होते थे, थोड़ा मोबाइल होते थे। लेकिन हम लोग की सीट, आप अगर पार्लियामेंट में तो आप रेगुलर रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो ठीक ऊपर होती है। ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन दोनों के साथ मिली होती है और ऊपर होती है ताकि हम वहां से देख सके। आखिर क्या वजह है, मीडिया की जरूरत क्यों पड़ती है? वी क्रिएट ए मार्केट प्लेस फॉर कंपीटिंग आइडियाज। प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं का हम एक बाजार तैयार करते हैं, सोच का बाजार। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कोई एक गवर्नमेंट की पॉलिसी ले लीजिए, नोटबंदी सही है, नोटबंदी गलत है, नोटबंदी के अलावा जो बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे वो सही हैं या गलत हैं। इस पे हम दोनों पक्ष देते हैं और दोनों पक्ष दे के समाज को का लॉजिक पावर बढ़ाते हैं, तर्क शक्ति बढ़ाते हैं और तथ्य दे के उसको छोड़ देते हैं कि अगले दिन जब चाय की दुकान पे जाओ, अगले दिन जब कॉफी हाउस में बैठो, अगले दिन जब अपने ऑफिस में जाओ, तो तुम पूरी तरह उससे वाबस्ता हो, पूरी तरह वाकिफ हो कि पक्ष विपक्ष क्या है। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। इसीलिए हमारे पास संसद होता है, मीडिया होती है और बाकी सेमिनार्स होते हैं। ये सारी संस्थाएं जो बनाई गई हैं, प्रक्रियाएं जो बनाई गई हैं, जैसे संसद में आप लीजिए, 0 आवर क्या है, नो क्वेश्चन आवर क्या है, एडजॉर्नमेंट मोशन क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। ये सारी चीजें, प्रक्रियाएं इसलिए बनी है कि संसद में सरकार को हम अगर गलत कर रही है तो संसद में सरकार को बताएं और मीडिया जो हो वो इस बात को लेके जनता के सामने जाए। यही पूरे इसका अस्तित्व है। अब हम आते हैं मीडिया की स्थिति पे। हमसे अपेक्षा क्या है? हमसे अपेक्षा है कि बेलाग, बिना किसी अपने व्यक्तिगत विचारधारा को सम्मिलित किए हुए आप तथ्यों को दें। ऐसा नहीं है कि आप अपनी विचारधारा नहीं दे सकते, लेकिन विचार अपने अगर देने हैं तो वो अलग कॉलम है जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि ये विचार का कॉलम है, ये लेखक के विचार है। जब रिपोर्ट देते हैं तो आप बिल्कुल वो सारे तथ्य दें जो आपको उस क्षण तक मालूम हुए हैं। अब जहां तक आपके फोटो का सवाल है, मुझे याद है एक किस्सा। मैं बिल्कुल ट्रेनी था, ये बात आज से करीब 50 साल पहले की है। अचानक चीफ सब एडिटर कहीं चला गया था
तो उसने कहा था ये फोटो पेज पे लगा देना। अमिताभ बच्चन का फोटो था, एक सिंगल फोटो, और अमिताभ का शायद बर्थडे था या ऐसा ही कुछ था। मुझे समझ में कोई जगह थोड़ा कम पड़ रहा था, तो हमने अमिताभ के फोटो को जाहिर है नीचे से काट दिया और पेज बन गया। तब तक वो चीफ सब एडिटर जब वापस आया तो वो पागल हो गया, गुस्से में नाराज होके, कि अमिताभ बच्चन का पैर ही तो दिखाया जाता है। अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व में जो सबसे बड़ा खास चीज है फोटो के हिसाब से, वो उनका पैर है, और तुमने वही काट दिया है फोटो में। तो अमिताभ बच्चन का पूरा मुजस्सम तस्वीर दिखाओ, अमिताभ बच्चन का पैर नहीं हटाया जाता है। तो इस तरह की बारीकियां होती हैं। कहने का मतलब यह है कि फोटो वो कुछ बोलते हैं। आप जरा सोचिए, वियतनाम वार में जिस बच्ची को धू कलते जलता, 5 साल की बच्ची जिसके कपड़े जल गए थे, विवस्त्र थी, और वो पागल की तरह भाग रही थी, और उसका जब ये फोटो दिखाया गया तो पूरी दुनिया हिल गई। अभी जिसको पुलिट्जर अवार्ड मिला, जिस फोटोग्राफर को, उस किस तरह से गिद्ध आसपास मंडरा रहे थे एक लाश के, इसकी फोटो उसने दी थी। और इस तरह की तो कई बार होता है कि फोटोग्राफी में आप जो एक हल्का सा एक चीज देते हैं, हमें अगर उसको लिखना हो तो पूरी किताब भी शायद लिख दे तो वो इंपैक्ट नहीं डालेगा जितना एक छोटा सा फोटोग्राफ डालता है। तो फोटोग्राफी का एक अपना जर्नलिज्म में महत्व था। अब हुआ क्या, कालांतर में टेक्नोलॉजी आई, वीडियोग्राफी भी आई, और ठीक है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी लगभग एक ही तरह की विधाएं हैं, थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन जब आपने ये सवाल किया कि क्या हुआ, तो एक तो टेक्नोलॉजी ने चीजें बदल दी, लेकिन टेक्नोलॉजी तो पॉजिटिव उसके लिए बदलती है। आज हर आदमी जो मोबाइल रखा है वो कैमरामैन भी है, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन वो भी कैमरा फोटो खींच सकता है। तो एक तो इसलिए हुआ कि फोटोग्राफी में जो विशिष्टता होती थी, जगदीश जी आप वन ऑफ द बेस्ट कैमरामैन इन द कंट्री हैं, और मुझे आपका सम्मान मेरी नज़रों में काफ़ी है, क्योंकि बिरले ऐसे कैमरामैन होते हैं रघु राय के श्रेणी में। लेकिन आज क्या इस तरह के फोटोग्राफर का नाम है? क्या इस तरह के फोटोग्राफर होते हैं? एसपी प्रेमी, संजीव प्रेमी क्या अब होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अब ये पत्रकारिता का सबसे एक निकृष्ट काल हो गया है। और इसकी वजह क्या है? हमने जो अभी बताया आपको, वी क्रिएट ए मार्केट प्लेस फॉर कंपीटिंग आइडियाज। हम दोनों पक्षों को देते थे। आज पिछले 10 वर्षों से एक पक्ष गौण हो गया है, और यहां तक कि कैमरामैन, जर्नलिस्ट, वो सब विचारधाराओं में बट गए हैं। और सिर्फ बटे नहीं हैं, विचारधारा आपकी व्यक्तिगत है, आपने घर में रखी है, लेकिन प्रोफेशन में वो दिखाई देगा तभी आप अस्तित्व में रहेंगे। ये सिस्टम ने कर रखा है। सत्ता के साथ नहीं है तो टेलीविजन में नहीं रहेंगे। अगर आप सत्ता के खिलाफ आपकी विचारधारा है और ये पता चल जाए तो आप नहीं रहेंगे, तो आप छद्म करने लगे। आपने अपने विचारधारा, अगर थे भी विचारधारा आपकी थी भी, तो आपने छिपाना शुरू किया, और नहीं तो बहुत ही आसान है कि सत्ता के साथ रहे, नौकरी भी चलती रहेगी। तो सब लोगों ने वो सब कुछ किया जिससे कि सत्ता के नजदीक रहें। सत्ता के नजदीक रहने के अपने फायदे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो तमाम पत्रकार जो किसी जमाने में बहुत ही रेशनल होते थे, बहुत ही लॉजिकली करेक्ट होते थे, वो पत्रकार आज सत्ता के गलियारे में घूमते नजर आते हैं और ये पूछते कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है, और सत्ता तब फिर बताता है कि नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन परसों वाला जो तुम्हारा था उसको जरा देखना, भविष्य में ऐसा ना हो। ये सत्ता उनको डांट के बताती है। ये बड़ा परिवर्तन है जो आपके काल में नहीं था। आपका जो दर्द है वही मेरा दर्द है। हमें याद है कि हमने एक रिपोर्ट लिखी थी, 3 पार्ट्स की सीरीज थी, तो संसद में कानून बदल दिया गया। आप ताज्जुब करेंगे कि हमारी जो अयोध्या पे रिपोर्ट थी,
जो एक अंग्रेजी अखबार में निकली थी, मैं उस अंग्रेजी जर्नलिस्ट उस समय था, वो उसका हेडलाइन था, बैनर हेडलाइन था 8 कॉलम का, द ऑर्डर दैट चेंज्ड कोर्स ऑफ अयोध्या हिस्ट्री। उसमें सरकार का वो ऑर्डर हमने दिया था जिसमें पीएसी को रोकने को कहा गया था कि जो सीआरपीएफ की बटालियन को रोकने को कहा गया था, और वो ऑर्डर बाकायदे सुधाकर अदीप नाम के सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया था। वो ऑर्डर हमने पूरा छाप दिया था, जिसको कि व्हाइट पेपर में गवर्नमेंट ने लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि चीजें बहुत बदली हैं, पत्रकारिता आज हो नहीं रही है। और उसकी वजह क्या है? सत्ता का जो साम दाम दंड भेद का तरीका है, उसने हिला दिया है पत्रकारिता को, खास करके मालिकों को। अब चूंकि आपने कहा है कि विस्तार से बता दे, तो हम इसका दूसरा पहलू अब देने जा रहे हैं। जर्नलिज्म होता क्या है? पहले तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बताई कि जर्नलिज्म अपरिहार्य क्यों है। क्योंकि आपको प्रजातंत्र को मजबूत करना है, जनता को वाकिफ करना होगा, उनको एजुकेट करना होगा, लिहाजा जर्नलिज्म ही वो साधन है। ये तो एक पहली चीज हुई। जर्नलिज्म के लिए कोई अलग से स्थान नहीं है भारत के संविधान में। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत आता है, जो आर्टिकल 19(1)(a) है। भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स में 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये मौलिक अधिकार हैं। तो ए है, बी है, सी है, डी है, जी, ये मौलिक अधिकार हैं। अब आप ताज्जुब करेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो मौलिक अधिकार है 19(1)(a) का, इसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस 19(2) में दिए हुए हैं। 8 रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन उसमें एक में भी नहीं कहा गया है कि राज्य को यह शक्ति है कि पब्लिक इंटरेस्ट में मीडिया को या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोके। यह शक्ति राज्य को नहीं दी गई है। गौर कीजिएगा, बड़े ये बहुत कम वकील भी जानते हैं, संविधान समझने वालों को भी यह समझना पड़ेगा, और मीडिया को तो जानना ही चाहिए। मीडिया का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसको हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना अक्षुण्ण रखा है कि आर्टिकल 1(a) में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसका 92 में कुछ वो है रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध है, जिसको कहते हैं युक्त प्रतिबंध, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ये एक सिद्धांत है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। उसमें जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है 19(2) में, उसमें राज्य को यह शक्ति नहीं दी गई है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कोई कलेक्टर किसी अभिव्यक्ति को रोके। पब्लिक इंटरेस्ट में वो नहीं रोकेगा। हां, वो सॉवरेंटी ऑफ कंट्री के उसमें रोक सकता है, वो इंटीग्रिटी ऑफ नेशन के उसमें रोक सकता है, हित में रोक सकता है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट की शक्ति उसको नहीं दी गई है। वो पब्लिक इंटरेस्ट नहीं डिसाइड करता, वो हमारा एडिटर, हमारा जर्नलिस्ट डिसाइड करता है। वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोक नहीं सकता। ये खास है। जबकि यहीं फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन जो आर्टिकल 19(1)(g) में है, जिसमें आप डॉक्टर होते हैं तो आप पेशा कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट है। आप लोहार हैं तो लोहारी कर सकते हैं, आप कसाई हैं तो कसाई का काम कर सकते हैं। ये 19(g) में है, और इसकी स्वतंत्रता है कि हम जो प्रोफेशन चाहे चुन सकते हैं। इसका जो प्रतिबंध है, इसमें जो रेस्ट्रिक्शन है, इसमें राज्य को शक्ति है कि फ्रीडम ऑफ इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, डीएम साहब चाहे तो प्रतिबंध लगा सकते हैं कि यहां पे डॉक्टर साहब आप बिजनेस नहीं करेंगे। ये आम पब्लिक के उसमें नहीं, या किसी शराब के ठेके को एक स्कूल के पास से डीएम रोक सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। ये शक्ति उसको दी गई है राज्य को। क्या मतलब हुआ? दोनों को अब मिलाइए आप। ये जर्नलिज्म जो है, ये प्रोफेशन नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि जर्नलिज्म जो है, इसका मकाम अलग है। यह प्रोफेशन नहीं, ये बैलेंस शीट के हिसाब से नहीं चलता। ये एक तपस्या है। एक सच पूछिए तो ऋषि मुनि ही एक जर्नलिस्ट हो सकता है सही मानों में,
क्योंकि वो आर्थिक लाभ के लिए नहीं किया जाता। इसीलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में राज्य को शक्ति नहीं है कि पब्लिक इंटरेस्ट डिसाइड करे, वो एडिटर ही डिसाइड करेगा। लेकिन अगर फ्रीडम, इसीलिए ये प्रोफेशन नहीं है, जर्नलिज्म इज नॉट ए प्रोफेशन। लेकिन किया क्या, हम लोगों ने इसे प्रोफेशन बना दिया और फिर अपनी तनख्वाहें देखने लगे, फिर मालिक का बैलेंस शीट देखने लगे, और जब बैलेंस शीट देखा उसमें हानि होने लगी तो जल्दी से फिर जर्नलिज्म को थोड़ा सा एडजस्ट किया ताकि एडवर्टीजमेंट आने लगे। यहीं पे हम चूक गए और हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एक नायाब प्रतिफल की जगह हम वो डॉक्टर, शराब का व्यापारी की तरह हम भी एक प्रोफेशन वाले हो गए जिसका मूल उद्देश्य लाभ हो गया। तो यही वो अंतर है जो कि जर्नलिज्म ने पिछले 70 साल के जर्नलिज्म में अगर आप देखें तो आया है, और हाल के दौर में इससे भी ऊपर निकल गए। तो हमने अपनी विचारधारा, और ये देश बटा हुआ है, अस वर्सेस देम में बटा हुआ है, या तो एक खास विचारधारा का पोषण कर रहा है या दूसरी का कर रहा है, बीच में कहीं नहीं है। वो रेशनल थिंकिंग उसकी बंद हो गई है। इसकी वजह से जर्नलिज्म खत्म हो गया है। भारत में अब जर्नलिज्म नहीं होता, भारत में अब पत्रकारिता नहीं होती। वो फोटोग्राफर के लिए भी यही लागू होता है जितना जर्नलिस्ट के लिए होता है। तो हम लोग जर्नलिस्ट होने का नाटक तो सड़कों पे करते हैं। कभी जब मोदी जी जाते हैं किसी पुल का उद्घाटन करने, और उनको चूंकि कैमरा, उनके समझ बहुत अच्छी है मोदी जी की, तो वो जो क्षितिज होता है, तो क्षितिज, पुल और मोदी जी, तीन ही तत्व होते हैं उसमें। कोई तीसरा आदमी आप नहीं देखेंगे। ऐसा लगता है कोई महापुरुष इस दुनिया में अवतरित हो रहा है देश का विकास करने के लिए, समाज का विकास करने के लिए। कुछ इस तरह का भाव रहता है वहां। या जब वो करते हैं, ध्यान करते हैं और दर्जनों कैमरे लगे होते हैं, तो ये सब चीजें जब आप देखते हैं तो लगता है कि पत्रकारिता या फोटोग्राफी, जो फोटो जर्नलिज्म होता था, वो खत्म हो गया है इस देश में। और अब जो कुछ भी हो रहा है वो रोजी रोटी के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए हो रहा है। यही वो अंतर है जिसमें हम लोग जिए थे और आज जो जी रहे हैं उनके बीच का ही अंतर है। तो आपके अनुसार अब ये दोबारा से रिवाइव होने का कोई चांस नहीं है कि वो दिन दौर लौट आए और लोग बात वो कहने लगे जो उचित है? ये चेतना का जो स्वरूप होता है, खास करके सामूहिक चेतना का, इसमें कई बार गुणात्मक परिवर्तन होता है और वो अचानक होता है। दुनिया में जो क्रांतियां हुई हैं, आप ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को ले लीजिए जो यूरोप में हुआ, रूसी क्रांति ले लीजिए, चीनी क्रांति ले लीजिए, भारत में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो चेतना थी, आखिर वो क्या थी जो इतना बड़ा सामूहिक स्वरूप ले लिया? बहुत गरीबी थी, गरीबी में अज्ञानता होती है, लेकिन उसके बावजूद एक कोई गांधी आता है और उसको बदल देता है। तो हमें लगता है कि हम इसको इस तरह तो न देखें कि अब ये दोबारा नहीं आएगा, लेकिन वो गुणात्मक परिवर्तन चेतना में कब होगा और कब आम नागरिक मेरे घर राम आएंगे, मेरी कुटिया में राम आएंगे का गाना छोड़ के वो अपने बेटे को देखेगा कि इसकी नौकरी नहीं लगी है और इसके हिसाब से राज्य को तौलेगा, उसके हिसाब से सरकारों को तौलेगा। जिस दिन वो ये कर लेगा उस दिन वो रेशनल थिंकिंग शुरू हो जाएगी। अभी तो फिलहाल ये है कि असल में मैं जो इतना लंबे समय तक अखबारों में काम किया, देखा, और जब शुरू में आए तो, और जब स्थापित होना शुरू हुए तो लगा कि बहुत बेहतरीन प्रोफेशन है और इसमें हम बहुत तरह की सेवाएं भी कर सकते हैं और अपने काम भी, अपना जीवन यापन भी आसानी से कर सकते हैं। अब दौर बदलते गए, बहुत अच्छे अच्छे दौर भी आए, लेकिन बाद के दिनों में शायद वो टेक्नोलॉजी का असर हो या सरकार के फैसलों का असर हो, उसमें मुझे लगता है कि तकनीक का मसला ज़्यादा है। बहुत तकलीफ होना शुरू हो गई अखबारों में। मेरे प्रोफेशन जो फोटो जर्नलिस्ट का है उसमें तो बेतहासा तकलीफ हो रही है, आवश्यकता ही जैसे नहीं रही है। तो हम शायद मानते थे कि हम 2M दर्जे के लोग हैं इसलिए हमें दिक्कत हो रही है, लेकिन अब जो देख रहे हैं अखबार में जो न्यूज़ रूम में काम करने वाले हैं वहाँ भी दिक्कत होनी शुरू हो गई। ये मैं आपसे विस्तार से जानना चाहता हूँ और उसमें मैं
बार बार सवाल करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप विस्तार से बता देंगे, लोग को सीखने समझने को मिल जाएगा। और मैं ये भी चाहूँगा कि जो लोग 10 साल, 15 साल, 12 साल, 8 साल से लगे हैं, उनका सर्वाइवल के लिए क्या करना चाहिए, उनको क्या कर सकते हैं, कानूनी पेच क्या है। जैसे शब्दों पर अंकुश बारंबार सुनाई देता है, मुझे पहले भी सुना है कि पहले की पूर्व सरकारों ने भी अंकुश की बात की थी, और आजकल कहा जाता है कि एक विशेष किस्म का अंकुश है, लेकिन तस्वीरों पे अंकुश नहीं है, लेकिन तस्वीरों का उपयोग हो नहीं रहा। इस पर कुल मिला के एक बोलिए, हम आपको ही सुनाना चाहते हैं। जगदीश जी, एक लंबा प्रश्न है और बड़ा गूढ़ प्रश्न है, तो मैं चाहूंगा कि व्यूअर को कुछ बेसिक बातें बता दें ताकि वो ये समझ ले कि आखिर पत्रकारिता होती क्या है और क्यों होती है। ये क्या है पत्रकारिता, आखिर क्यों प्रजातंत्र में इसकी अपरिहार्यता मानी जाती है। इट हैज बिकम साइन क्वा नॉन फॉर एनी डेमोक्रेसी। आखिर ये अपरिहार्य क्यों है, तो इसको समझना जरूरी है, वरना आखिर पत्रकारिता क्यों। इसके पीछे यह है कि प्रजातंत्र कुछ मूल चीजों से बना है। इसके 4 मूल तत्व होते हैं। पहला होता है मेजॉरिटी रूल, बहुमत का शासन। लेकिन बहुमत का शासन निर्बाध नहीं होता। बहुमत का शासन ये पहली शर्त है, लेकिन इसका दूसरा शर्त है रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पहचान। इसीलिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 से 30 तक उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिया गया है, जिसमें धार्मिक स्वायत्तता भी है, सांस्कृतिक है, शैक्षिक है, वगैरह वगैरह। तो ये जब पूरा दे दिया गया है, क्योंकि बिना किसी माइनॉरिटी अधिकार के प्रोटेक्शन के आप सोच भी नहीं सकते कि वो प्रजातंत्र होगा। और इतना बड़ा ये खतरा है मेजॉरिटी रूल, अगर आप सिर्फ इतना ही समझें कि एक बार अमेरिकन डेमोक्रेसी जब संविधान बना 1789 में, और अमेरिकन डेमोक्रेसी का बहुत शोर हुआ, तो फ्रांस के टॉकविल एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, और वो अचानक परेशान हुए कि अमेरिकन डेमोक्रेसी है कैसी जिसका इतना शोर है। तो वो चले गए अमेरिका, और उस समय जैक्सोनियन एरा कहा जाता है, वो जैक्सोनियन शासन का काल था। तो उन्होंने वहां के संविधान को पढ़ा और फिर लौट के आके एक आर्टिकल, फिर एक किताब लिखी, द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत का आतंक। और तब उन्होंने बताया कि ये कैसा बहुमत है भाई, जिसमें जज भी फैसला देगा तो 5-4 से देगा, तो 5 वाला सही माना जाएगा। जिसमें संसद में कोई बिल पास होना है तो 201 के मुकाबले 200 है, तो 201 वाला बिल पास हो जाएगा। तो ये हर जगह मेजॉरिटी, क्या ये वास्तविक प्रजातंत्र है कि एक से अगर वो बहुमत में आ जाता है तो वो सत्य उधर चला जाएगा, वरना एक इधर हो जाता है तो सत्य इधर आ जाएगा। तो उन्होंने इसको लिखा, इस खतरे के बाद से रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, इसको प्रबल स्थान दिया गया। तो भारत में भी यह है कि आप धार्मिक स्वतंत्रता है, आर्टिकल 25 कहता है टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। इसकी स्वतंत्रता देता है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं और प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। यह स्वायत्तता, आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। तो यह दूसरा था प्रजातंत्र में। मेजॉरिटी रूल पहला था, रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स ये दूसरा था। तीसरा था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, सरकारें विम्स पे नहीं चलेंगी कि जब आपको मर्जी आई तो आपने जो चाहा वो कर दिया, बल्कि ये चलेंगी संविधान में प्रदत्त व्यवस्थाओं के अनुरूप। ये तीसरा था। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था गवर्नेंस बाय डिस्कशन। जो गवर्नेंस होगा ये कोई साइकिल का ठेका नहीं है जो कि आपने किसी साइकिल स्टैंड वाले को दे दिया, अब वो उससे कुछ पैसा ले लिया और फिर वो जो चाहे वो साइकिल स्टैंड का रेट अपना बनाता रहे। ये साइकिल का ठेका जनता ने आपको नहीं दिया है 5 साल के लिए। तो अगर मोदी जी को जिताया है, अगर मोदी जी को 23 करोड़ वोट मिले हैं,
अगर मोदी जी को 36% वोट मिले हैं देश में, तो सबसे ज्यादा है, इसलिए वो शासन तो करेंगे, लेकिन हर रोज संसद में पूछा जाएगा कि आप असम, आप मणिपुर क्यों नहीं गए, ये संसद में विपक्ष पूछेगा। अब ये गवर्नेंस बाय डिस्कशन के वजह से ही पार्लियामेंट का अस्तित्व है, वरना कोई सरकार कह सकती है कि भाई ये पार्लियामेंट वगैरह क्या होता है, कौन आप कौन होते हैं पूछने वाले कि सड़क पे गड्ढे क्यों पड़े हैं, बच्चों को खाना मिला कि नहीं। जनता ने हमें वोट दिया है, 5 साल अब हम करें और उसके बाद जनता को जाके जवाब देंगे आप कौन होते हैं, ये कह सकती है। लेकिन नहीं, ये हर क्षण आपको हम कटघरे में रखेंगे। इसी सिद्धांत के तहत मीडिया का अस्तित्व है। हमारी सीटें और जगदीश जी आपकी सीट, खैर आप लोग तो मोबाइल रहते थे, हम लोग जब पार्लियामेंट में बैठ के नोट करते होते थे तो आप उस समय फोटो लेते होते थे, थोड़ा मोबाइल होते थे, लेकिन हम लोग की सीट, आप अगर पार्लियामेंट में तो आप रेगुलर रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो ठीक ऊपर होती है, ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन दोनों के साथ मिली होती है और ऊपर होती है ताकि हम वहां से देख सके। आखिर क्या वजह है, मीडिया की जरूरत क्यों पड़ती है? वी क्रिएट ए मार्केट प्लेस फॉर कंपीटिंग आइडियाज। प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं का हम एक बाजार तैयार करते हैं, सोच का बाजार। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कोई एक गवर्नमेंट की पॉलिसी ले लीजिए, नोटबंदी सही है, नोटबंदी गलत है, नोटबंदी के अलावा जो बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे वो सही हैं या गलत हैं, इस पे हम दोनों पक्ष देते हैं और दोनों पक्ष दे के समाज को का लॉजिक पावर बढ़ाते हैं, तर्क शक्ति बढ़ाते हैं और तथ्य दे के उसको छोड़ देते हैं कि अगले दिन जब चाय की दुकान पे जाओ, अगले दिन जब कॉफी हाउस में बैठो, अगले दिन जब अपने ऑफिस में जाओ, तो तुम पूरी तरह उससे वाबस्ता हो, पूरी तरह वाकिफ हो कि पक्ष विपक्ष क्या है। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। इसीलिए हमारे पास संसद होता है, मीडिया होती है और बाकी सेमिनार्स होते हैं। ये सारी संस्थाएं जो बनाई गई हैं, प्रक्रियाएं जो बनाई गई हैं, जैसे संसद में आप लीजिए, 0 आवर क्या है, नो क्वेश्चन आवर क्या है, एडजॉर्नमेंट मोशन क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। ये सारी चीजें, प्रक्रियाएं इसलिए बनी है कि संसद में सरकार को हम अगर गलत कर रही है तो संसद में सरकार को बताएं और मीडिया जो हो वो इस बात को लेके जनता के सामने जाए। यही पूरे इसका अस्तित्व है। अब हम आते हैं मीडिया की स्थिति पे। हमसे अपेक्षा क्या है? हमसे अपेक्षा है कि बेलाग, बिना किसी अपने व्यक्तिगत विचारधारा को सम्मिलित किए हुए आप तथ्यों को दें। ऐसा नहीं है कि आप अपनी विचारधारा नहीं दे सकते, लेकिन विचार अपने अगर देने हैं तो वो अलग कॉलम है जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि ये विचार का कॉलम है, ये लेखक के विचार है। जब रिपोर्ट देते हैं तो आप बिल्कुल वो सारे तथ्य दें जो आपको उस क्षण तक मालूम हुए हैं। अब जहां तक आपके फोटो का सवाल है, मुझे याद है किस्सा, मैं बिल्कुल ट्रेनी था, ये बात आज से करीब 50 साल पहले की है। 50 साल पहले मैं ट्रेनी नया नया गया था और अचानक चीफ सब एडिटर कहीं चला गया था, तो उसने कहा था ये फोटो पेज पे लगा देना। अमिताभ बच्चन का फोटो था, एक सिंगल फोटो, और अमिताभ का शायद बर्थडे था या ऐसा ही कुछ था। मुझे समझ में कोई जगह थोड़ा कम पड़ रहा था, तो हमने अमिताभ के फोटो को जाहिर है नीचे से काट दिया और पेज बन गया। तब तक वो चीफ सब एडिटर जब वापस आया तो वो पागल हो गया, गुस्से में नाराज होके, कि अमिताभ बच्चन का पैर ही तो दिखाया जाता है। अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व में जो सबसे बड़ा खास चीज है फोटो के हिसाब से, वो उनका पैर है, और तुमने वही काट दिया है फोटो में। तो अमिताभ बच्चन का पूरा मुजस्सम तस्वीर दिखाओ, अमिताभ बच्चन का पैर नहीं हटाया जाता है। तो इस तरह की बारीकियां होती हैं। कहने का मतलब यह है कि फोटो वो कुछ बोलते हैं। आप जरा सोचिए, वियतनाम वार में जिस बच्ची को धू-धू कलते जलता, 5 साल की बच्ची जिसके कपड़े जल गए थे,
विवस्त्र थी और वो पागल की तरह भाग रही थी, और उसका जब ये फोटो दिखाया गया तो पूरी दुनिया हिल गई। अभी जिसको पुलिट्जर अवार्ड मिला, जिस फोटोग्राफर को, उस किस तरह से गिद्ध आसपास मंडरा रहे थे एक लाश के, इसकी फोटो उसने दी थी। और इस तरह की तो कई बार होता है कि फोटोग्राफी में आप जो एक हल्का सा एक चीज देते हैं, हमें अगर उसको लिखना हो तो पूरी किताब भी शायद लिख दे तो वो इंपैक्ट नहीं डालेगा जितना एक छोटा सा फोटोग्राफ डालता है। तो फोटोग्राफी का एक अपना जर्नलिज्म में महत्व था। अब हुआ क्या, कालांतर में टेक्नोलॉजी आई, वीडियोग्राफी भी आई, और ठीक है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी लगभग एक ही तरह की विधाएं हैं, थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन जब आपने ये सवाल किया कि क्या हुआ, तो एक तो टेक्नोलॉजी ने चीजें बदल दी, लेकिन टेक्नोलॉजी तो पॉजिटिव उसके लिए बदलती है। आज हर आदमी जो मोबाइल रखा है वो कैमरामैन भी है, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन वो भी कैमरा फोटो खींच सकता है। तो एक तो इसलिए हुआ कि फोटोग्राफी में जो विशिष्टता होती थी, जगदीश जी आप वन ऑफ द बेस्ट कैमरामैन इन द कंट्री हैं, और मुझे आपका सम्मान मेरी नज़रों में काफ़ी है, क्योंकि बिरले ऐसे कैमरामैन होते हैं, रघु ठाकुर और इन सबों की श्रेणी में जब ये लिखा जाएगा तो आपका भी नाम कहीं ना कहीं होगा। लेकिन रघु राय, माफ़ कीजिएगा, रघु राय के श्रेणी में। लेकिन आज क्या इस तरह के फोटोग्राफर का नाम है? क्या इस तरह के फोटोग्राफर होते हैं? एसपी प्रेमी, संजीव प्रेमी क्या अब होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अब ये पत्रकारिता का सबसे एक निकृष्ट काल हो गया है। और इसकी वजह क्या है? हमने जो अभी बताया आपको, वी क्रिएट ए मार्केट प्लेस फॉर कंपीटिंग आइडियाज। हम दोनों पक्षों को देते थे। आज पिछले 10 वर्षों से एक पक्ष गौण हो गया है, और यहां तक कि कैमरामैन, जर्नलिस्ट, वो सब विचारधाराओं में बट गए हैं। और सिर्फ बटे नहीं हैं, विचारधारा आपकी व्यक्तिगत है, आपने घर में रखी है, लेकिन प्रोफेशन में वो दिखाई देगा तभी आप अस्तित्व में रहेंगे, ये सिस्टम ने कर रखा है। अगर आप सत्ता के साथ नहीं हैं तो टेलीविजन में नहीं रहेंगे। अगर आप सत्ता के खिलाफ आपकी विचारधारा है और ये पता चल जाए तो आप नहीं रहेंगे, तो आप छद्म करने लगे। आपने अपने विचारधारा अगर थे भी, विचारधारा आपकी थी भी, तो आपने छिपाना शुरू किया, और नहीं तो बहुत ही आसान है कि सत्ता के साथ रहे, नौकरी भी चलती रहेगी। तो सब लोगों ने वो सब कुछ किया जिससे कि सत्ता के नजदीक रहें। सत्ता के नजदीक रहने के अपने फायदे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो तमाम पत्रकार जो किसी जमाने में बहुत ही रेशनल होते थे, बहुत ही लॉजिकली करेक्ट होते थे, वो पत्रकार आज सत्ता के गलियारे में घूमते नजर आते हैं और ये पूछते कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है, और सत्ता तब फिर बताता है कि नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन परसों वाला जो तुम्हारा था उसको जरा देखना, भविष्य में ऐसा ना हो। ये सत्ता उनको डांट के बताती है। ये बड़ा परिवर्तन है जो आपके काल में नहीं था। आपका जो दर्द है वही मेरा दर्द है। हमें याद है कि हमने एक रिपोर्ट लिखी थी, 3 पार्ट्स की सीरीज थी, तो संसद में कानून बदल दिया गया। आप ताज्जुब करेंगे कि हमारी जो अयोध्या पे रिपोर्ट थी, जो एक अंग्रेजी अखबार में निकली थी, मैं उस अंग्रेजी जर्नलिस्ट उस समय था, वो उसका हेडलाइन था, बैनर हेडलाइन था 8 कॉलम का, द ऑर्डर दैट चेंज्ड कोर्स ऑफ अयोध्या हिस्ट्री। उसमें सरकार का वो ऑर्डर हमने दिया था जिसमें पीएसी को रोकने को कहा गया था, कि जो सीआरपीएफ की बटालियन को रोकने को कहा गया था, और वो ऑर्डर बाकायदे सुधाकर अदीप नाम के सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया था। वो ऑर्डर हमने पूरा छाप दिया था, जिसको कि व्हाइट पेपर में गवर्नमेंट ने लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि चीजें बहुत बदली हैं। पत्रकारिता आज हो नहीं रही है, और उसकी वजह क्या है? सत्ता का जो साम दाम दंड भेद का तरीका है,
उसने हिला दिया है पत्रकारिता को, खास करके मालिकों को। अब चूंकि आपने कहा है कि विस्तार से बता दे, तो हम इसका दूसरा पहलू अब देने जा रहे हैं। जर्नलिज्म होता क्या है? पहले तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बताई कि जर्नलिज्म अपरिहार्य क्यों है, क्योंकि आपको प्रजातंत्र को मजबूत करना है, जनता को वाकिफ करना होगा, उनको एजुकेट करना होगा, लिहाजा जर्नलिज्म ही वो साधन है। ये तो एक पहली चीज हुई। अब जर्नलिज्म भारत के संविधान में ये कहां है? जर्नलिज्म के लिए कोई अलग से स्थान नहीं है भारत के संविधान में। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत आता है, जो आर्टिकल 19(1)(a) है। भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स में 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये मौलिक अधिकार हैं। तो ए है, बी है, सी है, डी है, जी, ये मौलिक अधिकार हैं। अब आप ताज्जुब करेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो मौलिक अधिकार है 19(1)(a) का, इसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस 19(2) में दिए हुए हैं। 8 रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन उसमें एक में भी नहीं कहा गया है कि राज्य को यह शक्ति है कि पब्लिक इंटरेस्ट में मीडिया को या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोके। यह शक्ति राज्य को नहीं दी गई है। गौर कीजिएगा, बड़े ये बहुत कम वकील भी जानते हैं, संविधान समझने वालों को भी यह समझना पड़ेगा, और मीडिया को तो जानना ही चाहिए। मीडिया का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसको हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना अक्षुण्ण रखा है कि आर्टिकल 1(a) में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसका 92 में कुछ वो है रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध है, जिसको कहते हैं युक्त प्रतिबंध, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ये एक सिद्धांत है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। उसमें जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है 19(2) में, उसमें राज्य को यह शक्ति नहीं दी गई है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कोई कलेक्टर किसी अभिव्यक्ति को रोके। पब्लिक इंटरेस्ट में वो नहीं रोकेगा। हां, वो सॉवरेंटी ऑफ कंट्री के उसमें रोक सकता है, वो इंटीग्रिटी ऑफ नेशन के उसमें रोक सकता है, हित में रोक सकता है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट की शक्ति उसको नहीं दी गई है। वो पब्लिक इंटरेस्ट नहीं डिसाइड करता, वो हमारा एडिटर, हमारा जर्नलिस्ट डिसाइड करता है। वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोक नहीं सकता। ये खास है। जबकि यहीं फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन जो आर्टिकल 19(1)(g) में है, जिसमें आप डॉक्टर होते हैं तो आप पेशा कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट है। आप लोहार हैं तो लोहारी कर सकते हैं, आप कसाई है तो कसाई का काम कर सकते हैं। ये 19(g) में है, और इसकी स्वतंत्रता है कि हम जो प्रोफेशन चाहे चुन सकते हैं। इसका जो प्रतिबंध है, इसमें जो रेस्ट्रिक्शन है, इसमें राज्य को शक्ति है कि फ्रीडम ऑफ इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, डीएम साहब चाहे तो प्रतिबंध लगा सकते हैं कि यहां पे डॉक्टर साहब आप बिजनेस नहीं करेंगे। ये आम पब्लिक के उसमें नहीं, या किसी शराब के ठेके को एक स्कूल के पास से डीएम रोक सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। ये शक्ति उसको दी गई है राज्य को। क्या मतलब हुआ? दोनों को अब मिलाइए आप। ये जर्नलिज्म जो है, ये प्रोफेशन नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि जर्नलिज्म जो है, इसका मकाम अलग है। यह प्रोफेशन नहीं, ये बैलेंस शीट के हिसाब से नहीं चलता। ये एक तपस्या है। एक सच पूछिए तो ऋषि मुनि ही एक जर्नलिस्ट हो सकता है सही मानों में, क्योंकि वो आर्थिक लाभ के लिए नहीं किया जाता। इसीलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में राज्य को शक्ति नहीं है कि पब्लिक इंटरेस्ट डिसाइड करे, वो एडिटर ही डिसाइड करेगा। लेकिन अगर फ्रीडम, इसीलिए ये प्रोफेशन नहीं है। जर्नलिज्म इज नॉट ए प्रोफेशन। लेकिन किया क्या, हम लोगों ने इसे प्रोफेशन बना दिया, और फिर अपनी तनख्वाहें देखने लगे, फिर मालिक का बैलेंस शीट देखने लगे, और जब बैलेंस शीट देखा उसमें हानि होने लगी, तो जल्दी से फिर जर्नलिज्म को थोड़ा सा एडजस्ट किया ताकि एडवर्टीजमेंट आने लगे। यहीं पे हम चूक गए, और हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एक नायाब प्रतिफल की जगह
हम वो डॉक्टर, शराब का व्यापारी की तरह हम भी एक प्रोफेशन वाले हो गए, जिसका मूल उद्देश्य लाभ हो गया। तो यही वो अंतर है जो कि जर्नलिज्म ने पिछले 70 साल के जर्नलिज्म में अगर आप देखें तो आया है, और हाल के दौर में इससे भी ऊपर निकल गए। तो हमने अपनी विचारधारा, और ये देश बटा हुआ है, अस वर्सेस देम में बता हुआ है, या तो एक खास विचारधारा का पोषण कर रहा है या दूसरी का कर रहा है, बीच में कहीं नहीं है। वो रेशनल थिंकिंग उसकी बंद हो गई है। इसकी वजह से जर्नलिज्म खत्म हो गया है। भारत में अब जर्नलिज्म नहीं होता, भारत में अब पत्रकारिता नहीं होती। वो फोटोग्राफर के लिए भी यही लागू होता है जितना जर्नलिस्ट के लिए होता है। तो हम लोग जर्नलिस्ट होने का नाटक तो सड़कों पे करते हैं। कभी जब मोदी जी जाते हैं किसी पुल का उद्घाटन करने, और उनको चूंकि कैमरा, उनके समझ बहुत अच्छी है मोदी जी की, तो वो जो क्षितिज होता है, तो क्षितिज, पुल और मोदी जी तीन ही तत्व होते हैं उसमें। कोई तीसरा आदमी आप नहीं देखेंगे। ऐसा लगता है कोई महापुरुष इस दुनिया में अवतरित हो रहा है देश का विकास करने के लिए, समाज का विकास करने के लिए। कुछ इस तरह का भाव रहता है वहां। या जब वो करते हैं, ध्यान करते हैं, और दर्जनों कैमरे लगे होते हैं। तो ये सब चीजें जब आप देखते हैं तो लगता है कि पत्रकारिता या फोटोग्राफी, जो फोटो जर्नलिज्म होता था, वो खत्म हो गया है इस देश में। और अब जो कुछ भी हो रहा है वो रोजी रोटी के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए हो रहा है। यही वो अंतर है जिसमें हम लोग जिए थे और आज जो जी रहे हैं, उनके बीच का ही अंतर है। तो आपके अनुसार अब ये दोबारा से रिवाइव होने का कोई चांस नहीं है कि वो दिन दौर लौट आए और लोग बात वो कहने लगे जो उचित है? ये चेतना का जो स्वरूप होता है, खास करके सामूहिक चेतना का, इसमें कई बार गुणात्मक परिवर्तन होता है और वो अचानक होता है। दुनिया में जो क्रांतियां हुई हैं, आप ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को ले लीजिए जो यूरोप में हुआ, रूसी क्रांति ले लीजिए, चीनी क्रांति ले लीजिए। भारत में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो चेतना थी, आखिर वो क्या थी जो इतना बड़ा सामूहिक स्वरूप ले लिया? बहुत गरीबी थी, गरीबी में अज्ञानता होती है, लेकिन उसके बावजूद एक कोई गांधी आता है और उसको बदल देता है। तो हमें लगता है कि हम इसको इस तरह तो न देखें कि अब ये दोबारा नहीं आएगा, लेकिन वो गुणात्मक परिवर्तन चेतना में कब होगा और कब आम नागरिक मेरे घर राम आएंगे, मेरी कुटिया में राम आएंगे का गाना छोड़ के वो अपने बेटे को देखेगा कि इसकी नौकरी नहीं लगी है, और इसके हिसाब से राज्य को तौलेगा, उसके हिसाब से सरकारों को तौलेगा। जिस दिन वो ये कर लेगा, उस दिन वो रेशनल थिंकिंग शुरू हो जाएगी। अभी तो फिलहाल ये है कि जब अयोध्या के मंदिर की ऊंचाई बढ़ती है तो जनता खुश होती है, उसके बेटे की ऊंचाई गिर रही है, उसके बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, उसका बेटा घर आके बैठ गया है, ये कोई कारण नहीं हो पाता है। तो जिस दिन ये उल्टा हो जाएगा और बेटे की नौकरी, बेटे की स्कूलिंग, बेटे का स्वास्थ्य, आज आप देखें IMR, MMR और चाइल्ड वेट एट बर्थ, ये 3 वेरिएबल होते हैं किसी कुपोषण की स्थिति जानने के लिए। आज हम सोमालिया के बराबर हैं कुछ पैरामीटर पे। आज अफ्रीकन जो सबसे गलीच, मतलब गिरे हुए देश होते थे, कुछ पैरामीटर पे हमारे कई राज्य उसके बराबर हैं। तो जब हम ये समझने लगेंगे कि कुछ नहीं हुआ है, मेरे कुटिया में राम आए नहीं हैं, राम तो चले गए हैं, और कुटिया में राम के आने की जरूरत नहीं, नौकरी के आने की जरूरत है, जब हम ये समझ जाएंगे तो चीजें बदल जाएंगी। बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आया। और मुझे लगता है कि इस तरह की वीडियो कम आती है, और मैं लोगों से अनुरोध भी करूंगा, इसे देखना, सुनना चाहिए, सुनने लायक है। चलिए, आपको अच्छा लगा है मेरे लिए? असल में मैं जो इतना लंबे समय तक अखबारों में काम किया, देखा, और जब शुरू में आए तो, और जब स्थापित होना शुरू हुए तो लगा कि बहुत बेहतरीन प्रोफेशन है और इसमें हम बहुत तरह की सेवाएं भी कर सकते हैं और अपने काम भी, अपना जीवन यापन भी आसानी से कर सकते हैं। अब दौर बदलते गए, बहुत अच्छे अच्छे दौर भी आए, लेकिन बाद के दिनों में शायद वो टेक्नोलॉजी का असर हो या सरकार के फैसलों का असर हो, उसमें मुझे लगता है कि तकनीक का मसला ज़्यादा है। बहुत तकलीफ होना शुरू हो गई अखबारों में।
मेरे प्रोफेशन जो फोटो जर्नलिस्ट का है उसमें तो बेतहासा तकलीफ हो रही है, आवश्यकता ही जैसे नहीं रही है। तो हम शायद मानते थे कि हम 2M दर्जे के लोग हैं इसलिए हमें दिक्कत हो रही है, लेकिन अब जो देख रहे हैं अखबार में जो न्यूज रूम में काम करने वाले हैं वहाँ भी दिक्कत होनी शुरू हो गई। ये मैं आपसे विस्तार से जानना चाहता हूँ, और उसमें मैं बार बार सवाल करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप विस्तार से बता देंगे, लोग को सीखने समझने को मिल जाएगा। और मैं ये भी चाहूँगा कि जो लोग 10 साल 15 साल 12 साल 8 साल से लगे हैं उनका सर्वाइवल के लिए क्या करना चाहिए, उनको क्या कर सकते हैं, कानूनी पेच क्या है। जैसे शब्दों पर अंकुश बारंबार सुनाई देता है, मुझे पहले भी सुना है कि पहले की पूर्व सरकारों ने भी अंकुश की बात की थी, और आजकल कहा जाता है कि एक विशेष किस्म का अंकुश है, लेकिन तस्वीरों पर अंकुश नहीं है, लेकिन तस्वीरों का उपयोग हो नहीं रहा। इस पर कुल मिला के एक बोलिए, हम आपको ही सुनाना चाहते हैं। जगदीश जी, एक लंबा प्रश्न है और बड़ा गूढ़ प्रश्न है, तो मैं चाहूंगा कि व्यूअर को कुछ बेसिक बातें बता दें ताकि वो ये समझ ले कि आखिर पत्रकारिता होती क्या है और क्यों होती है। ये क्या है पत्रकारिता, आखिर क्यों प्रजातंत्र में इसकी अपरिहार्यता मानी जाती है। इट हैज बिकम साइन क्वा नॉन फॉर एनी डेमोक्रेसी। आखिर ये अपरिहार्य क्यों है, तो इसको समझना जरूरी है, वरना आखिर पत्रकारिता क्यों। इसके पीछे ये है कि प्रजातंत्र कुछ मूल चीजों से बना है। इसके 4 मूल तत्व होते हैं। पहला होता है मेजॉरिटी रूल, बहुमत का शासन। लेकिन बहुमत का शासन निर्बाध नहीं होता। बहुमत का शासन ये पहली शर्त है, लेकिन इसका दूसरा शर्त है रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पहचान। इसीलिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 से 30 तक उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिया गया है, जिसमें धार्मिक स्वायत्तता भी है, सांस्कृतिक है, शैक्षिक है, वगैरह वगैरह। तो ये जब पूरा दे दिया गया है, क्योंकि बिना किसी माइनॉरिटी अधिकार के प्रोटेक्शन के आप सोच भी नहीं सकते कि वो प्रजातंत्र होगा। और इतना बड़ा ये खतरा है मेजॉरिटी रूल, अगर आप सिर्फ इतना ही समझें कि एक बार अमेरिकन डेमोक्रेसी जब संविधान बना 1789 में, और अमेरिकन डेमोक्रेसी का बहुत शोर हुआ, तो फ्रांस के टॉकविल एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, और वो अचानक परेशान हुए कि अमेरिकन डेमोक्रेसी है कैसी जिसका इतना शोर है। तो वो चले गए अमेरिका, और उस समय जैक्सोनियन एरा कहा जाता है, वो जैक्सोनियन शासन का काल था। तो उन्होंने वहां के संविधान को पढ़ा और फिर लौट के आके एक आर्टिकल, फिर एक किताब लिखी, द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत का आतंक। और तब उन्होंने बताया कि ये कैसा बहुमत है भाई, जिसमें जज भी फैसला देगा तो 5-4 से देगा, तो 5 वाला सही माना जाएगा। जिसमें संसद में कोई बिल पास होना है तो 201 के मुकाबले 200 है तो 201 वाला बिल पास हो जाएगा। तो ये हर जगह मेजॉरिटी, क्या ये वास्तविक प्रजातंत्र है कि एक से अगर वो बहुमत में आ जाता है तो वो सत्य उधर चला जाएगा, वरना एक इधर हो जाता है तो सत्य इधर आ जाएगा। तो उन्होंने इसको लिखा, इस खतरे के बाद से रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, इसको प्रबल स्थान दिया गया। तो भारत में भी यह है कि आप धार्मिक स्वतंत्रता है, आर्टिकल 25 कहता है टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। इसकी स्वतंत्रता देता है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं और प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। यह स्वायत्तता आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। तो यह दूसरा था प्रजातंत्र में, मेजॉरिटी रूल पहला था, रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स ये दूसरा था, तीसरा था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। सरकारें विम्स पे नहीं चलेंगी कि जब आपको मर्जी आई तो आपने जो चाहा वो कर दिया, बल्कि ये चलेंगी संविधान में प्रदत्त व्यवस्थाओं के अनुरूप। ये तीसरा था। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था गवर्नेंस बाय डिस्कशन,
जो गवर्नेंस होगा ये कोई साइकिल का ठेका नहीं है जो कि आपने किसी साइकिल स्टैंड वाले को दे दिया, अब वो उससे कुछ पैसा ले लिया और फिर वो जो चाहे वो साइकिल स्टैंड का रेट अपना बनाता रहे। ये साइकिल का ठेका जनता ने आपको नहीं दिया है 5 साल के लिए। तो अगर मोदी जी को जिताया है, अगर मोदी जी को 23 करोड़ वोट मिले हैं, अगर मोदी जी को 36% वोट मिले हैं देश में, तो सबसे ज्यादा है, इसलिए वो शासन तो करेंगे। लेकिन हर रोज संसद में पूछा जाएगा कि आप असम, आप मणिपुर क्यों नहीं गए, ये संसद में विपक्ष पूछेगा। अब ये गवर्नेंस बाय डिस्कशन के वजह से ही पार्लियामेंट का अस्तित्व है, वरना कोई सरकार कह सकती है कि भाई पार्लियामेंट वगैरह क्या होता है, कौन आप कौन होते हैं पूछने वाले कि सड़क पे गड्ढे क्यों पड़े हैं, बच्चों को खाना मिला कि नहीं। जनता ने हमें वोट दिया है, 5 साल अब हम करें और उसके बाद जनता को जाके जवाब देंगे आप कौन होते हैं, ये कह सकती है। लेकिन नहीं, ये हर क्षण आपको हम कटघरे में रखेंगे। इसी सिद्धांत के तहत मीडिया का अस्तित्व है। हमारी सीटें, और जगदीश जी आपकी सीट, खैर आप लोग तो मोबाइल रहते थे, हम लोग जब पार्लियामेंट में बैठ के नोट करते होते थे तो आप उस समय फोटो लेते होते थे, थोड़ा मोबाइल होते थे। लेकिन हम लोग की सीट, आप अगर पार्लियामेंट में तो आप रेगुलर रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो ठीक ऊपर होती है, ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन दोनों के साथ मिली होती है और ऊपर होती है ताकि हम वहां से देख सके। आखिर क्या वजह है, मीडिया की जरूरत क्यों पड़ती है? वी क्रिएट ए मार्केट प्लेस फॉर कंपीटिंग आइडियाज। प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं का हम एक बाजार तैयार करते हैं, सोच का बाजार। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कोई एक गवर्नमेंट की पॉलिसी ले लीजिए, नोटबंदी सही है, नोटबंदी गलत है, नोटबंदी के अलावा जो बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे वो सही हैं या गलत हैं। इस पे हम दोनों पक्ष देते हैं और दोनों पक्ष दे के समाज को का लॉजिक पावर बढ़ाते हैं, तर्क शक्ति बढ़ाते हैं और तथ्य दे के उसको छोड़ देते हैं कि अगले दिन जब चाय की दुकान पे जाओ, अगले दिन जब कॉफी हाउस में बैठो, अगले दिन जब अपने ऑफिस में जाओ, तो तुम पूरी तरह उससे वाबस्ता हो, पूरी तरह वाकिफ हो कि पक्ष विपक्ष क्या है। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। इसीलिए हमारे पास संसद होता है, मीडिया होती है और बाकी सेमिनार्स होते हैं। ये सारी संस्थाएं जो बनाई गई हैं, प्रक्रियाएं जो बनाई गई हैं, जैसे संसद में आप लीजिए, 0 आवर क्या है, क्वेश्चन आवर क्या है, एडजॉर्नमेंट मोशन क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। ये सारी चीजें, प्रक्रियाएं इसलिए बनी है कि संसद में सरकार को हम अगर गलत कर रही है तो संसद में सरकार को बताएं और मीडिया जो हो वो इस बात को लेके जनता के सामने जाए। यही पूरे इसका अस्तित्व है। अब हम आते हैं मीडिया की स्थिति पे। हमसे अपेक्षा क्या है? हमसे अपेक्षा है कि बेलाग, बिना किसी अपने व्यक्तिगत विचारधारा को सम्मिलित किए हुए आप तथ्यों को दें। ऐसा नहीं है कि आप अपनी विचारधारा नहीं दे सकते, लेकिन विचार अपने अगर देने हैं तो वो अलग कॉलम है जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि ये विचार का कॉलम है, ये लेखक के विचार है। जब रिपोर्ट देते हैं तो आप बिल्कुल वो सारे तथ्य दें जो आपको उस क्षण तक मालूम हुए हैं। अब जहां तक आपके फोटो का सवाल है, मुझे याद है एक किस्सा। मैं बिल्कुल ट्रेनी था, ये बात आज से करीब 50 साल पहले की है। 50 साल पहले मैं ट्रेनी नया नया गया था और अचानक चीफ सब एडिटर कहीं चला गया था, तो उसने कहा था ये फोटो पेज पे लगा देना। अमिताभ बच्चन का फोटो था, एक सिंगल फोटो, और अमिताभ का शायद बर्थडे था या ऐसा ही कुछ था। मुझे समझ में कोई जगह थोड़ा कम पड़ रहा था, तो हमने अमिताभ के फोटो को जाहिर नीचे से काट दिया और पेज बन गया। तब तक वो चीफ सब एडिटर जब वापस आया तो वो पागल हो गया, गुस्से में नाराज होके, कि अमिताभ बच्चन का पैर ही तो दिखाया जाता है। अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व में जो सबसे बड़ा खास चीज है फोटो के हिसाब से, वो उनका पैर है, और तुमने वही काट दिया है फोटो में।
तो अमिताभ बच्चन का पूरा मुजस्सम तस्वीर दिखाओ, अमिताभ बच्चन का पैर नहीं हटाया जाता है। तो इस तरह की बारीकियां होती हैं। कहने का मतलब यह है कि फोटो वो कुछ बोलते हैं। आप जरा सोचिए, वियतनाम वार में जिस बच्ची को धू कलते जलता, 5 साल की बच्ची जिसके कपड़े जल गए थे, विवस्त्र थी और वो पागल की तरह भाग रही थी, और उसका जब ये फोटो दिखाया गया तो पूरी दुनिया हिल गई। अभी जिसको पुलिट्जर अवार्ड मिला, जिस फोटोग्राफर को, उस किस तरह से गिद्ध आसपास मंडरा रहे थे एक लाश के, इसकी फोटो उसने दी थी। और इस तरह की तो कई बार होता है कि फोटोग्राफी में आप जो एक हल्का सा एक चीज देते हैं, हमें अगर उसको लिखना हो तो पूरी किताब भी शायद लिख दे तो वो इंपैक्ट नहीं डालेगा जितना एक छोटा सा फोटोग्राफ डालता है। तो फोटोग्राफी का एक अपना जर्नलिज्म में महत्व था। अब हुआ क्या, कालांतर में टेक्नोलॉजी आई, वीडियोग्राफी भी आई, और ठीक है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी लगभग एक ही तरह की विधाएं हैं, थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन जब आपने ये सवाल किया कि क्या हुआ, तो एक तो टेक्नोलॉजी ने चीजें बदल दी, लेकिन टेक्नोलॉजी तो पॉजिटिव उसके लिए बदलती है। आज हर आदमी जो मोबाइल रखा है वो कैमरामैन भी है, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन वो भी कैमरा फोटो खींच सकता है। तो एक तो इसलिए हुआ कि फोटोग्राफी में जो विशिष्टता होती थी, जगदीश जी आप वन ऑफ द बेस्ट कैमरामैन इन द कंट्री हैं, और मुझे आपका सम्मान मेरी नज़रों में काफ़ी है, क्योंकि बिरले ऐसे कैमरामैन होते हैं। रघु ठाकुर और इन सबों की श्रेणी में जब ये लिखा जाएगा तो आपका भी नाम कहीं ना कहीं होगा, लेकिन रघु राय के श्रेणी में। लेकिन आज क्या इस तरह के फोटोग्राफर का नाम है? क्या इस तरह के फोटोग्राफर होते हैं? एसपी प्रेमी, संजीव प्रेमी क्या अब होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अब ये पत्रकारिता का सबसे एक निकृष्ट काल हो गया है। और इसकी वजह क्या है? हमने जो अभी बताया आपको, वी क्रिएट ए मार्केट प्लेस फॉर कंपीटिंग आइडियाज। हम दोनों पक्षों को देते थे। आज पिछले 10 वर्षों से एक पक्ष गौण हो गया है, और यहां तक कि कैमरामैन, जर्नलिस्ट, वो सब विचारधाराओं में बट गए हैं। और सिर्फ बटे नहीं हैं, विचारधारा आपकी व्यक्तिगत है, आपने घर में रखी है, लेकिन प्रोफेशन में वो दिखाई देगा तभी आप अस्तित्व में रहेंगे, ये सिस्टम ने कर रखा है। अगर आप सत्ता के साथ नहीं हैं तो टेलीविजन में नहीं रहेंगे। अगर आप सत्ता के खिलाफ आपकी विचारधारा है और ये पता चल जाए तो आप नहीं रहेंगे, तो आप छद्म करने लगे। आपने अपने विचारधारा अगर थे भी, विचारधारा आपकी थी भी, तो आपने छिपाना शुरू किया, और नहीं तो बहुत ही आसान है कि सत्ता के साथ रहे, नौकरी भी चलती रहेगी। तो सब लोगों ने वो सब कुछ किया जिससे कि सत्ता के नजदीक रहें। सत्ता के नजदीक रहने के अपने फायदे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो तमाम पत्रकार जो किसी जमाने में बहुत ही रेशनल होते थे, बहुत ही लॉजिकली करेक्ट होते थे, वो पत्रकार आज सत्ता के गलियारे में घूमते नजर आते हैं और ये पूछते कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है, और सत्ता तब फिर बताता है कि नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन परसों वाला जो तुम्हारा था उसको जरा देखना, भविष्य में ऐसा ना हो। ये सत्ता उनको डांट के बताती है। ये बड़ा परिवर्तन है जो आपके काल में नहीं था। आपका जो दर्द है वही मेरा दर्द है। हमें याद है कि हमने एक रिपोर्ट लिखी थी, 3 पार्ट्स की सीरीज थी, तो संसद में कानून बदल दिया गया। आप ताज्जुब करेंगे कि हमारी जो अयोध्या पे रिपोर्ट थी, जो एक अंग्रेजी अखबार में निकली थी, मैं उस अंग्रेजी जर्नलिस्ट उस समय था, वो उसका हेडलाइन था, बैनर हेडलाइन था 8 कॉलम का, द ऑर्डर दैट चेंज्ड कोर्स ऑफ अयोध्या हिस्ट्री। उसमें सरकार का वो ऑर्डर हमने दिया था जिसमें पीएसी को रोकने को कहा गया था, कि जो सीआरपीएफ की बटालियन को रोकने को कहा गया था,
और वो ऑर्डर बाकायदे सुधाकर अदीप नाम के सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया था। वो ऑर्डर हमने पूरा छाप दिया था, जिसको कि व्हाइट पेपर में गवर्नमेंट ने लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि चीजें बहुत बदली हैं, पत्रकारिता आज हो नहीं रही है। और उसकी वजह क्या है? सत्ता का जो साम दाम दंड भेद का तरीका है, उसने हिला दिया है पत्रकारिता को, खास करके मालिकों को। अब चूंकि आपने कहा है कि विस्तार से बता दे, तो हम इसका दूसरा पहलू अब देने जा रहे हैं। जर्नलिज्म होता क्या है? पहले तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बताई कि जर्नलिज्म अपरिहार्य क्यों है। क्योंकि आपको प्रजातंत्र को मजबूत करना है, जनता को वाकिफ करना होगा, उनको एजुकेट करना होगा, लिहाजा जर्नलिज्म ही वो साधन है। ये तो एक पहली चीज हुई। अब जर्नलिज्म भारत के संविधान में ये कहां है? जर्नलिज्म के लिए कोई अलग से स्थान नहीं है भारत के संविधान में। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत आता है, जो आर्टिकल 19(1)(a) है। भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स में 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये मौलिक अधिकार हैं। तो ए है, बी है, सी है, डी है, जी, ये मौलिक अधिकार हैं। अब आप ताज्जुब करेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो मौलिक अधिकार है 19(1)(a) का, इसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस 19(2) में दिए हुए हैं। 8 रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन उसमें एक में भी नहीं कहा गया है कि राज्य को यह शक्ति है कि पब्लिक इंटरेस्ट में मीडिया को या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोके। यह शक्ति राज्य को नहीं दी गई है। गौर कीजिएगा, बड़े ये बहुत कम वकील भी जानते हैं, संविधान समझने वालों को भी यह समझना पड़ेगा, और मीडिया को तो जानना ही चाहिए। मीडिया का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसको हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना अक्षुण्ण रखा है कि आर्टिकल 1(a) में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसका 92 में कुछ वो है रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध है, जिसको कहते हैं युक्त प्रतिबंध, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ये एक सिद्धांत है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। उसमें जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है 19(2) में, उसमें राज्य को यह शक्ति नहीं दी गई है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कोई कलेक्टर किसी अभिव्यक्ति को रोके। पब्लिक इंटरेस्ट में वो नहीं रोकेगा। हां, वो सॉवरेनिटी ऑफ कंट्री के उसमें रोक सकता है, वो इंटीग्रिटी ऑफ नेशन के उसमें रोक सकता है, हित में रोक सकता है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट की शक्ति उसको नहीं दी गई है। वो पब्लिक इंटरेस्ट नहीं डिसाइड करता, वो हमारा एडिटर, हमारा जर्नलिस्ट डिसाइड करता है। वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोक नहीं सकता। ये खास है। जबकि यहीं फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन जो आर्टिकल 19(1)(g) में है, जिसमें आप डॉक्टर होते हैं तो आप पेशा कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट है। आप लोहार हैं तो लोहारी कर सकते हैं, आप कसाई हैं तो कसाई का काम कर सकते हैं। ये 19(g) में है, और इसकी स्वतंत्रता है कि हम जो प्रोफेशन चाहें चुन सकते हैं। इसका जो प्रतिबंध है, इसमें जो रेस्ट्रिक्शन है, इसमें राज्य को शक्ति है कि फ्रीडम ऑफ इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, डीएम साहब चाहे तो प्रतिबंध लगा सकते हैं कि यहां पे डॉक्टर साहब आप बिजनेस नहीं करेंगे। ये आम पब्लिक के उसमें नहीं, या किसी शराब के ठेके को एक स्कूल के पास से डीएम रोक सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। ये शक्ति उसको दी गई है राज्य को। क्या मतलब हुआ? दोनों को अब मिलाइए आप। ये जर्नलिज्म जो है ये प्रोफेशन नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सुनिश्चित किया कि जर्नलिज्म जो है इसका मकाम अलग है, ये प्रोफेशन नहीं, ये बैलेंस शीट के हिसाब से नहीं चलता। ये एक तपस्या है। एक सच पूछिए तो ऋषि मुनि ही एक जर्नलिस्ट हो सकता है सही मानों में, क्योंकि वो आर्थिक लाभ के लिए नहीं किया जाता। इसीलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में राज्य को शक्ति नहीं है कि पब्लिक इंटरेस्ट डिसाइड करे, वो एडिटर ही डिसाइड करेगा। लेकिन अगर फ्रीडम, इसीलिए ये प्रोफेशन नहीं है। जर्नलिज्म इज नॉट ए प्रोफेशन। लेकिन किया क्या,
हम लोगों ने इसे प्रोफेशन बना दिया और फिर अपनी तनख्वाहें देखने लगे, फिर मालिक का बैलेंस शीट देखने लगे, और जब बैलेंस शीट देखा उसमें हानि होने लगी तो जल्दी से फिर जर्नलिज्म को थोड़ा सा एडजस्ट किया ताकि एडवर्टीजमेंट आने लगे। यहीं पे हम चूक गए और हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एक नायाब प्रतिफल की जगह हम वो डॉक्टर, शराब का व्यापारी की तरह हम भी एक प्रोफेशन वाले हो गए जिसका मूल उद्देश्य लाभ हो गया। तो यही वो अंतर है जो कि जर्नलिज्म ने पिछले 70 साल के जर्नलिज्म में अगर आप देखें तो आया है, और हाल के दौर में इससे भी ऊपर निकल गए। तो हमने अपनी विचारधारा, और ये देश बटा हुआ है, अस वर्सेस देम में बटा हुआ है, या तो एक खास विचारधारा का पोषण कर रहा है या दूसरी का कर रहा है, बीच में कहीं नहीं है। वो रेशनल थिंकिंग उसकी बंद हो गई है। इसकी वजह से जर्नलिज्म खत्म हो गया है। भारत में अब जर्नलिज्म नहीं होता, भारत में अब पत्रकारिता नहीं होती। वो फोटोग्राफर के लिए भी यही लागू होता है जितना जर्नलिस्ट के लिए होता है। तो हम लोग जर्नलिस्ट होने का नाटक तो सड़कों पे करते हैं। कभी जब मोदी जी जाते हैं किसी पुल का उद्घाटन करने, और उनको चूंकि कैमरा, उनके समझ बहुत अच्छी है मोदी जी की, तो वो जो क्षितिज होता है, तो क्षितिज, पुल और मोदी जी, तीन ही तत्व होते हैं उसमें। कोई तीसरा आदमी आप नहीं देखेंगे। ऐसा लगता है कोई महापुरुष इस दुनिया में अवतरित हो रहा है देश का विकास करने के लिए, समाज का विकास करने के लिए। कुछ इस तरह का भाव रहता है वहां। या जब वो करते हैं, ध्यान करते हैं और दर्जनों कैमरे लगे होते हैं, तो ये सब चीजें जब आप देखते हैं तो लगता है कि पत्रकारिता या फोटोग्राफी, जो फोटो जर्नलिज्म होता था, वो खत्म हो गया है इस देश में। और अब जो कुछ भी हो रहा है वो रोजी रोटी के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए हो रहा है। यही वो अंतर है जिसमें हम लोग जिए थे और आज जो जी रहे हैं उनके बीच का ही अंतर है। तो आपके अनुसार अब ये दोबारा से रिवाइव होने का कोई चांस नहीं है कि वो दिन दौर लौट आए और लोग बात वो कहने लगे जो उचित है? ये चेतना का जो स्वरूप होता है, खास करके सामूहिक चेतना का, इसमें कई बार गुणात्मक परिवर्तन होता है और वो अचानक होता है। दुनिया में जो क्रांतियां हुई हैं, आप ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को ले लीजिए जो यूरोप में हुआ, रूसी क्रांति ले लीजिए, चीनी क्रांति ले लीजिए, भारत में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो चेतना थी, आखिर वो क्या थी जो इतना बड़ा सामूहिक स्वरूप ले लिया? बहुत गरीबी थी, गरीबी में अज्ञानता होती है, लेकिन उसके बावजूद एक कोई गांधी आता है और उसको बदल देता है। तो हमें लगता है कि हम इसको इस तरह तो न देखें कि अब ये दोबारा नहीं आएगा, लेकिन वो गुणात्मक परिवर्तन चेतना में कब होगा और कब आम नागरिक मेरे घर राम आएंगे, मेरी कुटिया में राम आएंगे का गाना छोड़ के वो अपने बेटे को देखेगा कि इसकी नौकरी नहीं लगी है और इसके हिसाब से राज्य को तौलेगा, उसके हिसाब से सरकारों को तौलेगा। जिस दिन वो ये कर लेगा उस दिन वो रेशनल थिंकिंग शुरू हो जाएगी। अभी तो फिलहाल ये है कि जब अयोध्या के मंदिर की ऊंचाई बढ़ती है तो जनता खुश होती है, उसके बेटे की ऊंचाई गिर रही है, उसके बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, उसका बेटा घर आके बैठ गया है, ये कोई कारण नहीं हो पाता है। तो जिस दिन ये उल्टा हो जाएगा और बेटे की नौकरी, बेटे की स्कूलिंग, बेटे का स्वास्थ्य, आज आप देखें IMR, MMR और चाइल्ड वेट एट बर्थ, ये 3 वेरिएबल होते हैं किसी कुपोषण की स्थिति जानने के लिए। आज हम सोमालिया के बराबर हैं कुछ पैरामीटर पे। आज अफ्रीकन जो सबसे गलीच, मतलब गिरे हुए देश होते थे, कुछ पैरामीटर पे हमारे कई राज्य उसके बराबर हैं। तो जब हम ये समझने लगेंगे कि कुछ नहीं हुआ है, मेरे कुटिया में राम आए नहीं हैं, राम तो चले गए हैं, और कुटिया में राम के आने की जरूरत नहीं, नौकरी के आने की जरूरत है, जब हम ये समझ जाएंगे तो चीजें बदल जाएंगी।